Hello students, subject economics. This is economics, chapter 5, banking, module 1. मतलब आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बैंकिंग। तो बैंकिंग जो वर्ड बना वो बैंक से बना, प्राइमरी वर्ड वही है, उसमें आईएनजी लग गया बैंक। अब बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी? बैंक की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ लोगों के पास लोग कमाते हैं, पैसा आया तो पैसे को उनके पास काम ही नहीं, खाली सेव करना है, उनको पैसा सेव करना है। कुछ लोग बिजनेस वाले हैं, उनके पास जितना ही पैसा हो उतना कम है, तो जो सेव करते हैं वो ले जाके बैंक में पैसा डाल देते हैं, तो वो हुए सेवर्स। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है या फर्दर बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, वो लोग उस पैसे, उनको हमेशा पैसे यूज उनको हमेशा रहता है, तो वो जो है बैंक को कांटेक्ट करेंगे, तो वो हो गए यूजर्स ऑफ द फंड। तो आप सेवर्स हैं और वो यूजर्स हैं। अब बीच में जो बैंक आ गया, तो बैंक जो है ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। जैसे ब्रिज होता है, हमको इस पार से उस पार पहुंचाता है, ऐसे ही सेवर्स जो बचाते हैं पैसा, उनका पैसा इन्वेस्टर्स तक जाता है या फिर यूजर्स ऑफ फंड तक पैसा पहुंच जाता है, यूजर्स ऑफ फंड। तो ये बैंक का मेन रोल होता है कि आप सेवर्स का पैसा यूजर्स तक पहुंचावे, और बीच में उसका एक काम है, प्रॉफिट भी अर्न करता है वो। तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा तो बैंक चलाएगा क्यों? तो बैंक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा रिसीव करेगा, एंड गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम। अभी मैंने बताया आपको कि पब्लिक से रिसीव करेगा, और वो जो सेव करना चाहते हैं सेवर्स से, आप पब्लिक का मतलब है यहाँ पे सबसे नहीं, सेवर्स से पैसा वो रिसीव करेगा और लोन और एडवांसेस देगा किसको? इन्वेस्टर्स को या यूजर्स ऑफ द फंड को देगा। अब इसमें भी दो बातें थोड़ा क्लियर कर दें आपको कि रिसीव्स फंड फ्रॉम पब्लिक। अब जो पब्लिक से पैसा वो रिसीव करता है, वो तमाम तरीके से रिसीव करता है। वो जैसे आप सेविंग बैंक खाता खुलवा के पैसा जमा करते हैं, आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, आप टर्म डिपॉजिट करते हैं। टर्म डिपॉजिट मीन्स फिक्स डिपॉजिट, वो करते हैं 2 साल 4 साल 5 साल वाला। आप इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो करेंट अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं। तो कुल मिला के चाहे जिस तरह का अकाउंट आप ओपन करवाओगे, आपका पैसा वहाँ पे जमा होगा। उसके बाद लोन एंड एडवांसेस किनको मिलेंगे? यूजर्स ऑफ द फंड को मिलेंगे। वो भी बहुत तरीके से होता है। जैसे किसान है तो किसान को कभी केसीसी बना के लोन दे दिया, कभी बकरी पालने के लिए लोन दे दिया, कभी भैंस पालने के लिए लोन दे दिया, कभी जो है कोई क्रॉप लोन दे दिया। तो ये सब जो है लोन एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम। इसके अलावा बिजनेस में है तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट हो गया, या फिर कैश क्रेडिट दे दिया उनको, या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी, या लोन ही कर दिया उनको। तो कुल मिला के वो लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आता है। तो सेवर्स से पैसा जमा हुआ और लोन एंड एडवांसेस के रूप में वो किसी को भी जो नीडेड है फंड के, उनके पास चला गया। तो ये काम जो करता है, जिस संस्था में होता है, जिस इंस्टीट्यूशन में होता है, दैट इज कॉल्ड बैंक। अब उसके बाद बारी आती है बैंकिंग की। तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे बैंक है तो बैंकिंग की भी डिफिनीशन बताइए, स्कूल है तो स्कूलिंग की डिफिनीशन बताइए, अकाउंट है तो अकाउंटिंग की डिफिनीशन बताइए। तो इसमें भी कोई मेहनत का काम नहीं है। जो बैंक जो है वो उस इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया। जैसे स्कूल है, जहाँ पढ़ने आते हो वो हो गया स्कूल। लेकिन जो यहाँ होता है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई होती है, कॉपी किताब में लिखते हो, टीचर जो चिल्लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कूलिंग। तो ये है बैंक, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ ये सब काम होता है। जिस बिल्डिंग में वो काम होता है, उस बिल्डिंग को तो हम बैंक कहते हैं, लेकिन जो जो काम होते हैं दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग। तो is defined as accepting for the purpose of lending or investment deposits of money from the public
विच आर पेबल ऑन डिमांड और विड्रॉएबल बाई चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ये क्या है? एक्सेप्टिंग मनी या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो किससे किससे एक्सेप्ट करेगा? पब्लिक से, यानी कि सेवर्स से। जो जो डिपॉजिट करना चाहेंगे उनसे एक्सेप्ट करेगा। एंड पेबल ऑन डिमांड, और वो पैसा डिमांड पे पेबल होगा। आपको डिमांड की चर्चा अभी मनी वाले में भी हुई थी कि डिमांड पे पेबल मतलब ये कि विड्रॉल भर के आप बैंक में खड़े हो गए, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। हम खड़े हो गए, पैसा वो देने के लिए मजबूर है, देना है, बाध्यता है उसकी। हम विड्रॉल भर दिए, हम चेक दे दिए, सामने खड़े हो गए, पैसा देगा वो। एटीएम लेके चले गए, एटीएम मशीन में लगा दिया, पैसा देना है उसको अगर हमारे खाते में है तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो पेबल ऑन डिमांड, जो भी डिमांड पे हमारे पेबल हो उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और विड्रॉएबल बाई चेक, या चेक से हम उसको विड्रॉ कर सकें, वो भी वही है डिमांड डिपॉजिट। जब भी हमने डिमांड की, चाहे चेक के थ्रू चाहे विड्रॉल के थ्रू, या फिर ड्राफ्ट, हमने कहा भाई हमको ड्राफ्ट बना दीजिए जो हमारे खाते में अमाउंट है, ड्राफ्ट भी बनाना है उसको। ऑर्डर, या हमने ऑर्डर कर दिया उसको। ऑर्डर करने का मतलब ये कि हमने उसको ऑथराइज कर दिया, कह दिया कि हमारा पैसा हमारे खाते के बजाय इनके खाते में भेज दीजिए, तो वो आपका पैसा दूसरे के खाते में डाल देगा। और अदरवाइज, अब अदरवाइज का मतलब ये है, जैसे आप क्या करते हो, गूगल से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हो, एटीएम, पेटीएम, फ़ोन पे, पता नहीं क्या क्या है, तो ये यार अदरवाइज हो गया। मतलब वो पैसा वो एक्सेप्ट करेगा आपसे, और इन सब तरीक़ों से वो पैसा विड्रॉएबल है, यानी कि वो निकाला जा सकता है। तो ये सारा जो काम है उसका, दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग। तो ये उसका काम बैंकिंग है, और वो जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ बैंक। अब उसके बाद बारी आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दो काम है। अब देखिए, बैंक जो है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक भी है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एलआईसी भी है, लेकिन एलआईसी बैंक नहीं है। पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस भी बैंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लेंडिंग का काम नहीं करती है। तो यहाँ पे इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा इसलिए दिया गया बैंक को कि एक्सेप्टिंग चेकेबल एंड अमाउंट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि जो आपके डिमांड पे पैसा निकाला जा सके, ऐसा पैसा वो पब्लिक से एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उस पैसे को लेंडिंग का काम करती है। ये दो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देती हैं। अब उसके बाद हमने अभी पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल दिया आपको। पोस्ट ऑफिस पैसा जमा तो कर लेती है, लेकिन आपको लेंडिंग नहीं करती, तो इसलिए वो बैंक नहीं कहलाती है, लेकिन ये बैंक कहलाती है। इसी तरह से एलआईसी है। एलआईसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो बैंक नहीं कहलाती, क्योंकि वो ये सारे काम नहीं करती। अब उसके बाद कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक हम किसको कहेंगे, इसको भी देखते हैं ज़रा। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, फिर वही बात देखिए घूम के आ गई, लोन फॉर वेरियस एंड गिव्स लोन फॉर वेरियस पर्पजेज। बहुत सारे पर्पज़ के लिए लोन देती है आपको, शादी के लिए लोन, घर बनवाने के लिए लोन, किसी भी काम करने के लिए, हर काम के लिए तो लोन मिलता है आपको। कोई भी काम करना हो, आपको दुकान बनवाना हो, दुकान चलाना हो, घर बनवाना हो, बकरी भैंस पालना हो, हर पर्पज़ के लिए तो लोन मिलता। पर कार लेनी हो, मोटरसाइकिल लेनी हो, मोबाइल लेना हो, एंड परफॉर्म्स वेरियस अदर फंक्शंस। अब इसमें एक खास चीज़ ये आ गई, परफॉर्म्स वेरियस अदर फंक्शंस। ये आपके बुक में बहुत इसको नहीं डिफाइन किया गया है कि वेरियस अदर फंक्शंस किन चीज़ों को कहेंगे, लेकिन थोड़ा आपको हम समराइज़ करके बता देते हैं कि अदर फंक्शन क्या है। जैसे बैंक का काम है, क्रेडिट क्रिएशन का वर्क है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये होता है, हालांकि ये अपने आप में एक चैप्टर ही समझ लीजिए इसको, और क्रेडिट क्रिएशन के बारे में हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं उसका जिस्ट क्या है। वो ये है कि बैंक 1 रुपया जब आपसे जमा करता है तो कुछ अमाउंट उसको जो है आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है और कुछ अपने पास रिजर्व रखना होता है। उसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो में भी 2 पार्ट हो जाते हैं, बता देते हैं थोड़ा सा। लीगल रिजर्व रेशियो LRR,
मीन्स एक सर्टेन पोर्शन आपके डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट वो रिजर्व कर देता है बैंक। तो मान लिया कि 20% उसने रिजर्व कर दिया, ठीक है ना। एलआरआर में भी दो कैटेगरी है हालांकि, एक है सीआरआर और एक है एसएलआर। इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो और इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है, ये कैश रिजर्व वो होता है अमाउंट जो आपके डिपॉजिट का एक सर्टेन पोर्शन वो रखता है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास या आरबीआई के पास रिजर्व कर देता है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। और कुछ हिस्सा आपके डिपॉजिट का बैंक खुद अपने पास रिजर्व रखता है, दैट इज कॉल्ड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दोनों मिला करके हो जाते हैं एलआरआर। अब सपोज 20% एलआरआर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिला करके 20% है। अब वो 80% अमाउंट बैंक कहीं भी किसी यूज़र ऑफ फंड को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, किसी को भी लोन दे सकता है, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, या किसी भी फील्ड में दे सकता है। लेकिन 20% को वो टच नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है, 80% उसने दे दिया किसी को लोन, अब वो 80% घूम के फिर बैंक चला आता। अब 80% जब घूम के बैंक आएगा तो उसमें से भी 20% वो रिजर्व करेगा और उस 80 रुपीज़ का 80% वो फिर किसी को फाइनेंस कर देगा। तो इस तरह से आपका जो जमा 100 रुपये होता है वो कम से कम 5 टाइम्स मोर वो जो है पैसा जो है मनी क्रिएशन करता है। वो उसको कई बार उसी करके 20% काट के 20% काट के वो क्या करता है, वो लोन करता रहता है। तो इसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। और क्रेडिट क्रिएशन अपने आप में एक टॉपिक है जिस पे हम डिटेल डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वेरियस अदर फंक्शन की बात हम कर रहे थे। तो वेरियस अदर फंक्शन में एक तो ये आ गया क्रेडिट क्रिएशन, जिसकी चर्चा हमने आपसे की। तो क्रेडिट क्रिएशन भी बैंक का काम है। इसके अलावा तमाम तरह के एजेंसी फंक्शंस करता है बैंक। एजेंसी फंक्शंस करता है जैसे कि आपके लिए वो आपके बिल वगैरह हैं तो उसको जो है वो उसका पेमेंट एक्सेप्ट करना या उसको जो है डिस्काउंट करना, ये सारे काम जो है वो बैंक करता है, दैट इज़ कॉल्ड एजेंसी फंक्शंस। इसके अलावा वो आपके फॉरेन ट्रेड को असिस्ट करता है। अगर आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है तो वो भी आपका बैंक उसके लिए भी काम करता है। इसके अलावा बैंक के बहुत सारे काम हैं, जैसे लॉकर वगैरह की सुविधा बैंक आपको देता है। तो ये जितने भी काम आपको गिनवाए, चाहे क्रेडिट क्रिएशन हो या फिर फॉरेन ट्रेड को असिस्ट करना हो या लॉकर वगैरह का काम हो, तो ये सारे काम जो है ये एक्सेप्टिंग चेकेबल एंड अमाउंट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंडिंग, इन दोनों से हट के है। इसीलिए ये तो इसका प्राइमरी वर्क है, ये बैंक का प्राइमरी वर्क है। लेकिन ये वेरियस अदर फंक्शंस हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं वेरियस अदर फंक्शंस। तो बैंक केवल इन प्राइमरी फंक्शंस को नहीं करता, बल्कि ये जो तमाम तरह के फंक्शंस आपको हमने बताए, इन फंक्शंस को भी बैंक करता है। तो ये आपका हो गया कॉमर्शियल बैंक के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं हाई पावर्ड मनी। एक वर्ड आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स का कभी कभी एग्जाम में, हाई पावर्ड मनी क्या होती है। तो हाई पावर्ड मनी इसको हम कह सकते हैं करेंसी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक। करेंसी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब यहाँ पे आरबीआई है। जब भी सेंट्रल बैंक वर्ड यूज होगा आपके दिमाग में आरबीआई आना चाहिए। तो करेंसी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। उसको हम इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि जो करेंसी क्रिएट करती है आरबीआई,
सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, तो दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। उसके बाद एक टर्म इसमें और आता है, दैट इज बैंक मनी। बैंक मनी, मनी ये क्या है? डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड बैंक मनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम गौर नहीं करते कि हाई पावर्ड मनी क्या है, बैंक मनी क्या है। और 1 मार्क्स का कभी पूछ लेता है तो हम दिक्कत में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी पूछ ली है। तो बैंक मनी भी जो डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स जो पैसा पब्लिक से डिपॉजिट करते हैं वो एक तरह से डिपॉजिट क्रिएशन है उनके द्वारा, और दैट इज़ कॉल्ड बैंक मनी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अभी जो हम बता रहे थे आपको, जो बहुत छोटे में बताया क्रेडिट क्रिएशन, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।